देने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद वोटर आईडी नियमों में बदलाव, वोटर आईडी नियमों में बदलाव। तो 17 वर्ष की, अब 17 वर्ष की आयु में वोटर रजिस्ट्रेशन की अनुमति जो है, 17 वर्ष की आयु में वोटर रजिस्ट्रेशन की अनुमति जो है बेसिकली रहेगी। मतलब ये कि अब बच्चे जो हैं वो 18 वर्ष से होने से पहले ही, मतलब 17 वर्ष की आयु में ही जो है वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इससे क्या होगा कि युवाओं को जल्दी मतदाता सूची में नाम शामिल करने का मौका मिल जाएगा। भारत ने राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन के तहत 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की है। दोस्तों सिकल सेल मतलब होता है जब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बेसिकली जिनका आकार गोल की वजह जो है चपटा हो जाता है, सिकुड़ जाती है, हंसिए के आकार की सेल्स हो जाती हैं। और इसमें होता यह है कि हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है और विकास जो है वो रुक जाता है, खास करके छोटे बच्चों में, है ना, महिलाओं में ये बीमारी पाई जाती है ना, जिसमें कि हमारी जो आरबीसी है, सेल्स हैं, उनका साइज जो है वो गड़बड़ हो जाता है, उनका आकार बिगड़ जाता है ना। तो इसमें 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और लगभग 2.25 लाख लोगों में ये बीमारी पाई गई है ना। हम चाहते, हमारा मिशन क्या है, सिकल सेल एनीमिया मिशन। तो भैया एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047, 2047 तक जो है वो हम सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना चाहते हैं। कब तक समाप्त करना चाहते हैं? 2047 तक। फिर इसके बाद बात करते हैं, झारखंड में भारत का पहला खनन पर्यटन परियोजना शुरू की गई है। झारखंड में जो है पहली खनन पर्यटन परियोजना जो है वो शुरू की गई। खनन पर्यटन परियोजना पहली मतलब, तो भैया इसका हिसाब किताब आप ध्यान रखें। सीएम हेमंत सोरेन साहब ने कहा है कि जो खदाने, कोयला खदाने हैं जिनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, कम से कम आम लोग जो है उनको देखने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, तो पूरी खदान विजिट करवाना, पूरी प्रोसेस दिखवाना, है ना। तो इसमें क्या है, लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करने को तैयार हैं सिर्फ ये प्रोसेस देखने के लिए, भैया कोयला निकाला कैसे जाता है, खानों में काम कैसे किया जाता है। तो भैया ये जो है फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर शुरू किया गया? झारखंड में शुरू किया गया, है ना। और ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, है ना, उरी मारी कोल माइन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे शुरू किया गया। भारत सरकार जो है सहकारी क्षेत्र मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, मतलब लार्जेस्ट जो है फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम जो है वो लेकर आ रहा है। लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें क्या होगा, 500 से ज्यादा गोडाउन बनाए जाएंगे दिसंबर 2026 तक। और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, प्राथमिक सहकारी समितियां बनाई जाएंगी और 500 गोडाउन बनाए जाएंगे। ये 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेंगी 11 राज्यों में, है ना। इससे क्या होगा, अनाज भंडारण की हमारी क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि भैया फसल जो अनाज है उसका वेस्टेज नहीं होगा, है ना, और खाद्य सुरक्षा जो है वो बढ़ेगी, और साथ में जो है इसे इकोनॉमिक हब के तौर पर डेवलप किया जा सकेगा। फिर इसके बाद है अशोका पिलर या अशोक स्तंभ की जो कह सकते हैं कि रिप्लिका है। अशोक स्तंभ की रिप्लिका जो है वो स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई है? श्रीलंका में। अशोक स्तंभ के जैसी ही प्रतिकृति या मूर्ति जो है वो श्रीलंका में स्थापित की गई है दोस्तों, है ना, ध्यान रखेंगे। और कहां पर? तो भैया कलुतारा डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका, कलुतारा डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति स्थापित की गई है। भारत और यूके के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है ना, भारत और यूके के बीच में। और हाल ही में हमने मालदीव के साथ में भी ये समझौता साइन कर लिया। तो भारत और यूके के बीच में ये जो मुक्त व्यापार समझौता साइन हुआ है, उससे बेसिकली जो है फायदा ये है कि अब यूके से जो भी इंपोर्ट होगा उस पर भी टैक्स कम हो जाएगा, और भारत जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है ना, जैसे लेदर और कपड़े और फुटवेयर्स, है ना, जूते चप्पल, ये सब जो भारत एक्सपोर्ट करता है इस पर भी टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब दोनों देश एक दूसरे की वस्तुओं पर कम टैक्स लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इनकम टैक्स बिल 2025, है ना, रिपोर्ट टेबल्ड इन लोकसभा। इनकम टैक्स बिल जो है वो नया आ गया है 2025 का, और ये किसकी जगह लेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब नया
जो है बिल आएगा, नया कानून आएगा, इनकम टैक्स बिल 2025, है ना। ये जो है वो सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दी है, नया टैक्स ईयर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर इसके बाद माल लदाई के लिए बिल ऑफ लेडिंग बिल 2025 ये पास हो गया है संसद में, है ना, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है। और ये किसकी जगह लेगा, तो ये पुराने बिल की जगह लेगा। पुराना बिल क्या है भैया, तो पुराना बिल जो है वो था बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 1856, है ना। शिपिंग में माल ढुलाई से संबंधित जो कानून है, नए नियम है, वो पहले जो थे 1856 का एक्ट था बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट, अब उसकी जगह पर नया आ जाएगा बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025। फिर इसके बाद मोशन टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा, है ना, मतलब ये कि जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा को हटाने के लिए जो है बेसिकली प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ना, मंजूरी मिल गई है। अब ये जस्टिस वर्मा साहब हैं, ये बेसिकली आपको बता दूं, जस्टिस वर्मा साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं, तो जस्टिस वर्मा साहब के घर में 15 करोड़ रुपए कैश मिला था, ठीक है। और जस्टिस वर्मा साहब के घर में 15 करोड़ कैश मिला था, तो भ्रष्टाचार और इनकी जो है अनफेयर एक्टिविटीज को देखते हुए अब इनके यहां से ये जो पैसा है, अब जो है इन्हें जज के तौर पर रिमूव किया जाएगा और उसके लिए महाभियोग चलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, महाभियोग। तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की परमिशन जो है वो अब संसद में मिल गई है। दिनेश वर्मा, दिनेश बेटा एक बार ये बताओ, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? मैं जो बात कर रहा हूं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए। आगे बात करते हैं डीएससीआई साइबर स्किल सेंटर जो है वो, तो साइबर स्किल सेंटर कहां पर इनॉग्रेट किया गया, तो ये मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है, जहां पर खास करके महिलाओं को और लोगों को ये सिखाया जाएगा कि भैया साइबर सिक्योरिटी से संबंधित मामलों में कैसे बचा जाए। हर महीने, हर साल 1000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग दी जाएगी एक साल में 1000 युवाओं को, है ना। तो ये कौन सा, ये बेसिकली साइबर स्किल ट्रेनिंग सेंटर मुंबई में इसका उद्घाटन किया है ना, पीयूष गोयल ने, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। फिर इसके बाद नंबर रिड्यूस्ड फ्रॉम 196 टू 28 आरआरबी, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उनमें क्या चल रहा है, एकीकरण चल रहा है, मर्जर चल रहा है ना। यहां शबनम, दिनेश वर्मा, चलिए ऑडियो और वीडियो क्लियर है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि बेसिकली हमारे यहां पर एक तरह के बैंक हैं जो सिर्फ गांवों के लिए सेवा देते हैं, वो है ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। शहरों के लिए भी देते हैं लेकिन उनकी प्राथमिकता रहती है ग्रामीण भारत। तो ये रीजनल रूरल बैंकों की संख्या अब घटाई जा रही है। तो रीजनल रूरल बैंकों की संख्या जो है वो घटाकर 196 जो है 2005 में थी, है ना। 2005 में 196 बैंक थे और अब जो है वो कितने बचे, 28 रीजनल रूरल बैंक बचे, है ना। तो इनकी संख्या घटाई जा रही है ताकि इफेक्टिवली काम कर सके, सारे बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना रहे, तो एक राज्य में सिर्फ एक बैंक रहेगा। फिर इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओलंपिक मेडल के रिवॉर्ड्स जो हैं वो बढ़ा दिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने ओलंपिक मेडल के रिवॉर्ड्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, है ना। और ओलंपिक मेडल के जो रिवॉर्ड्स हैं उनमें क्या रखा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो भैया 7 करोड़ रुपए मिलेगा अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड जीत के आता है, 5 करोड़ रुपए मिलेगा अगर कोई ओलंपिक में जो है बेसिकली सिल्वर मेडल जीतता है, और 3 करोड़ मिलेगा जो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है। समझ रहे हैं? गोल्ड जीतने वाले को कितना, 7 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 3 करोड़। ये किसने अनाउंस किया है, ये दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है, ठीक है। फिर इसके बाद इंडिया का पहला एआई पावर्ड, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला संस्कृत ट्रांसलेशन टूल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और ये संस्कृत ट्रांसलेशन टूल जो है बेसिकली आईआईटी दिल्ली और भाषिणी प्लेटफॉर्म के द्वारा डेवलप किया गया है ना। इसका जो विकास है वो किसने किया है, आईआईटी दिल्ली और भाषिणी प्लेटफॉर्म के द्वारा डेवलप किया गया, आईआईटी दिल्ली और भाषिणी प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे रिसीव करने के मामले में, प्रेषण प्राप्त करने के मामले में भारत जो है वो नंबर 1 पर है। इंडिया टॉप्स ग्लोबल रेमिटेंस। दोस्तों आपको बता दूं, रेमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, प्रेषण। प्रेषण क्या होता है, तो भैया जब हमारे कोई अपने विदेश में रहते हैं और फिर हमारे देश वो पैसा भेजते हैं हमारे लिए, है ना, तो इस पैसे को प्रेषण बोला जाता है, इस ट्रांसफर को, है ना।
तो ये जो प्रेषण है, रेमिटेंस जो है, ये बेसिकली इस मामले में हम कौन से नंबर पे हैं? हम नंबर 1 पर हैं। 111 बिलियन डॉलर जो है हमें प्राप्त हुआ 2024 में विदेशों से, है ना। सबसे ज्यादा हमें यूएई, यूएस और सऊदी अरेबिया से प्राप्त हुआ है। भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी जो है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें बोलते हैं, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी जो है ना, उनको जो है श्रद्धांजलि देता हुआ पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो है म्यूजियम शुरू किया गया। वो कहां पर? झारखंड में, रांची में। रांची झारखंड में ये शुरू किया गया है ना। और ये बिरसा मुंडा और सिंधु कानू, बिरसा मुंडा और सिंधु कानू जैसे जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी है, उनको श्रद्धांजलि के लिए जो है ये बेसिकली बनाया गया। अच्छा चलो, अब कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, है ना। अब एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चंस है देख लीजिए। पहला है, मिस अर्थ इंटरनेशनल का खिताब किस भारतीय मूल की महिला ने जीता? मिस अर्थ इंटरनेशनल का खिताब किस भारतीय मूल की महिला ने जीता है? तो भैया मिस अर्थ इंटरनेशनल का खिताब जो है वो विदुई इशिका ने जीता है। किसने जीता है? विदुई इशिका। विदुई इशिका पहली भारतीय मूल की महिला है जिन्होंने मिस अर्थ इंटरनेशनल का खिताब जीता। मिस अर्थ इंटरनेशनल का खिताब जीता, है ना, विदुई इशिका ने। फिर इसके बाद वीनस विलियम्स जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है ना। और इन्होंने जो है 45 वर्ष की उम्र में टेनिस का सिंगल्स जीतकर, है ना, ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा उम्र में टेनिस का सिंगल जीतने का रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया? तो सेरेना विलियम्स ने बनाया, है ना। कौन सा टूर्नामेंट था? वॉशिंगटन ओपन। वॉशिंगटन ओपन में 45 वर्ष की उम्र में वीनस विलियम्स ने 2004 के बाद सबसे उम्रदराज विजेता के रूप में रिकॉर्ड जो है वो बनाया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो टूरिज्म के मामले में, है ना, 5 बेस्ट सिटीज में 5th बेस्ट सिटी जो है डिक्लेयर हुआ है। कौन सा शहर भारत का? तो भैया ट्रेवल लेजर की जो है रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर जो है वो लिस्ट में 5वें नंबर पर है। 5वीं रैंक है वर्ल्ड में जयपुर की, है ना। जयपुर रैंक 5th वर्ल्ड बेस्ट सिटीज। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज के मामले में जयपुर की जो रैंक है वो कौन सी है? 5वीं है, ध्यान रखेंगे। जयपुर को ट्रेवल लीजर में 5वां स्थान मिला है ना, यात्रा और ट्रेवल करने के लिए। फिर इसके बाद विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, तो फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वो है हरिका द्रोणावल्ली। हरिका द्रोणावल्ली, ठीक है। हरिका द्रोणावल्ली जो है वो चेस विमेंस वर्ल्ड कप जो है, चेस विमेंस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने वाली, हरिका द्रोणावल्ली नहीं है, सॉरी, आई वुड लाइक टू टेक माई वर्ड्स बैक। हरिका द्रोणावल्ली नहीं है। इनका जो सही जवाब है, जो सही नाम है, द राइट आंसर है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख करेक्ट आंसर है। ये फाइनल में पहुंच गई है ना। और दिव्या ने सेमीफाइनल में पूर्व चैंपियन तांग झोंगी को हराया है। और आपको पता है फाइनल में 2 भारतीय हैं, फाइनल में 2 भारतीय हैं। एक है दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख है ना। और दूसरे में कौन है? तो दिव्या देशमुख के साथ साथ दूसरी जो है वो है कोनेरू हम्पी। ये दोनों इंडियन ही है। वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों जो है वो इंडियंस ही हैं। कोई भी बाहर का, मतलब भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत मिलना तो तय है, क्योंकि दोनों भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे। कोनेरू हम्पी खेलेंगी, दिव्या देशमुख खेलेंगी, है ना। ये है दिव्या देशमुख जो फाइनल में पहुंचने वाली पहली, है ना, भारतीय महिला बनी थी। फिर इसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? मतलब ये कि हम जो है, हमारा पासपोर्ट कितना ताकतवर है, इंडिया का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। तो भैया इंडिया का पासपोर्ट कितना ताकतवर है? 69वां, 77वां, 85वां, 60वां या 73वां? कौन से नंबर पर है वर्ल्ड में? तो हम 77वें स्थान पर है। आपको बता दें पहले जो है वो हम, भारत ने केवल
6 महीनों में 8 स्थान की छलांग लगाई। भारत ने केवल 6 महीनों में 8 स्थान की छलांग लगाई। ठीक है, 6 महीनों में 8 स्थान की छलांग लगाई भारत ने। तो भारत जो है वो बेसिकली 77वें स्थान पर आ गया। पहले कौन से पे था? 85वें पे था। अच्छा, अब भारत का पासपोर्ट लेकर जो है वो कितने देशों की यात्रा की जा सकती है? तो भैया भारतीय पासपोर्ट पर 59 देशों की यात्रा की जा सकती है, वो भी वीजा फ्री, है ना। 59 देशों की वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। मतलब यहां पर वीजा लेने की, परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी उस देश से, वीजा फ्री ट्रेवल। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में आप ये जो है रैंक देख लो किस देश की कितनी है। जैसे सिंगापुर नंबर 1 पर है, अमेरिका दूसरे पर है, सॉरी दूसरे पर नहीं है, अमेरिका 10वें पर है, चाइना जो है 60वें नंबर पर है। ठीक है, भारत 77वें नंबर पर है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो 96 पर है, 96वें नंबर पर है। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान 99 पर है। पासपोर्ट की रैंकिंग के मामले में भारत जो है वो 77वें नंबर पर है। भारत कौन से नंबर पर है? 77 पर है। और पाकिस्तान जो है वो कौन से नंबर पर है? 96 रैंक पर है। सॉरी, पाकिस्तान जो है 99 पर है। अरे नहीं भाई, पाकिस्तान 96 पे ही तो है। हाँ, लास्ट में अफगानिस्तान है। यहां पर मैं लिख देता हूं अफगानिस्तान, थोड़ा सा डार्क करके, इतना हाईलाइट नहीं हो रहा होगा ये। अफगानिस्तान जो है वो कौन से नंबर पर है? तो अफगानिस्तान जो है बेसिकली 99 पर है। अच्छा, फिर इसके बाद बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए कितने दिनों की छुट्टी जो है वो अब दी जाएगी? अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी दी जा सकती है? 30 दिनों की छुट्टी दी जा सकती है ना, माता पिता की देखभाल के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। फिर बात करें तो भारत किस देश के साथ मिलकर एआई सक्षम सबमरीन बना रहा है? एआई पावर्ड सबमरीन ड्रोन विकसित कर रहा है। सबमरीन ड्रोन मतलब पनडुब्बी बन रही, वो भी ड्रोन, अनमैन्ड, है ना। मतलब उसमें इंसान नहीं रहेंगे, रोबोटिक पनडुब्बी रहेगी, है ना। तो पनडुब्बी ड्रोन बन रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस। तो ये कौन सा देश बना रहा है? तो भारत और जापान मिलके एआई सक्षम सबमरीन ड्रोन बना रहे हैं, है ना, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फिर इसके बाद किस राज्य के अशोक स्तंभों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया? तो भैया हाल ही में बिहार राज्य के कुछ अशोक स्तंभ है। एक तो रामपुरवा में है और दूसरा लौरिया नंदनगढ़ में है, बिहार में। तो बिहार के लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा में जो अशोक स्तंभ है उनको जो है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। अब आप जानते हैं कि ये जो अशोक स्तंभ है जिनमें 4 शेर होते हैं, दिखते हालांकि सामने से 3 ही है, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो वही राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो वैसे तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है अशोक स्तंभ सारनाथ वाला, है ना। लेकिन ये जो है वो आपका रामपुरवा और लौरिया, है ना, ये बिहार में है। और इसको जो है बेसिकली अभी यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट में शामिल किया गया, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, है ना। फिर इसके बाद हाल ही में खेल संघों में पारदर्शिता लाने के लिए एक नया विधेयक जो है पेश किया जा रहा है, उसका नाम है राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक। इससे ये होगा कि जितने भी खेल संघ हैं वो इस कानून के दायरे में आएंगे। इनफैक्ट बीसीसीआई को भी जो है इस विधेयक के दायरे में लाया जा रहा है, ताकि जो है पारदर्शिता और जवाबदेही जो है वो बढ़ सके, है ना। और जो खिलाड़ी हैं, है ना, वो जो खेल संघ है उनमें सुशासन रहे, निष्पक्ष खिलाड़ियों का चयन हो, समयबद्ध चुनाव हो और खिलाड़ियों का कल्याण हो, है ना। इसलिए ये कौन सा जो है नया बिल आ रहा है? राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। ठीक है बच्चों, तो
बेसिकली देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो टाइमिंग को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बता दूं, फ्राइडे के दिन जो है, फ्राइडे के दिन अपडेट होता है बेटा ये। ठीक है, ये सैटरडे को हम अपडेट करते हैं। सैटरडे को हम अपडेट करते हैं, क्या अपडेट करते हैं सैटरडे को, कि भैया सॉरी फ्राइडे को, कि ये सैटरडे की जो क्लास है, वीकली क्लास जो है वो हम किस टाइम पर करेंगे, है ना। तो उस टाइम पर जो है वो आप लोग पहले से उपलब्ध रहा कीजिए। दिनेश भाई, ये जो सारनाथ है ये वाराणसी, वाराणसी में है। ये सारनाथ जो जिला है वो कहां पर है, ये वाराणसी में है। ठीक है, सारनाथ कहां पर है, वाराणसी जिले में है। अशोक स्तंभ जहां पर है, सारनाथ का अशोक स्तंभ है, वो उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। तो चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते सैटरडे को हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशन में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।